हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई स्पीड क्लासेस। फ्रेंड, हम PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 81 से लेकर 120, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है फ्रेंड, अंडर नो लोड कंडीशन द पावर ड्रॉन बाय द प्राइम मूवर ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूटिलाइज टू। तो नो लोड की कंडीशन में जो अल्टरनेटर में पावर होती है वो किस लिए यूज होती है। तो फ्रेंड, नो लोड की कंडीशन में बहुत ही नो लोड जो करंट होती है फ्रेंड अल्टरनेटर की बहुत लो होती है। तो लो होती है, वो जो लो करंट होती है वो नो लोड लॉसेस जो होते हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए यूज की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी। तो इनमें से कौन से एलिमेंट की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। तो फ्रेंड, कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है इन एलिमेंट में। कार्बन की ज़्यादा होती है, सिलिकॉन की ज़्यादा होती है, पॉलीस्टाइरीन की ज़्यादा होती है। तो सबसे कम जो है वो है कॉपर। तो कॉपर आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज प्रेजेंट इन। तो फ्रेंड, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस प्रेजेंट होती है फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन में। तो फ्रेंड, आपको हम बता दें, अगर कोई जंक्शन आपका ये पीएन जंक्शन है, तो अगर ये फॉरवर्ड वाइज है तो जो कैपेसिटेंस यहाँ प्रेजेंट करती है वो होती है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। और अगर पीएन जंक्शन रिवर्स वाइज है तो जो कैपेसिटेंस आपकी प्रेजेंट रहती है वो होती है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो रिवर्स वाइज में होती है फ्रेंड ट्रांजिशन और फॉरवर्ड वाइज में होती है डिफ्यूजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, डिटरमाइन द करंट आई एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको करंट निकालनी है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर देखिए आपका सर्किट क्या होगा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो सर्किट होगा आपका, देखिए ये वाला जो स्विच है ये 3 सेकेंड बाद ओपन हो रहा है। तो 1 सेकेंड में जो होगा ये वाला ओपन ही रहेगा, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो पाएगा। 5 ओम का रजिस्टर है। उसके बाद ये 2 सेकेंड बाद ओपन हो रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में ये क्लोज होगा, क्लोज रहा होगा, प्लस माइनस ये 10 वोल्ट। तो करंट जो सर्किट बन रहा है वो यही बन रहा है। तो अगर इसमें हम आई निकालें तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/5 यानी 2 मिली एम्पियर। देखिए ये रेजिस्टेंस क्या है, किलो ओम में है, किलो ओम में। तो देखिए 10/5 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि ये क्रॉस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, तो ये 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टन। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टन इन ए ट्रांसफार्मर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बताना है और पर टन, तो यानी कि एन तो आपको ईएमएफ पर टर्न का आपको बताना है एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो होती है 4F पाई V, और आरएमएस वैल्यू तो फ्रेंड आपको याद ही होगा 4.44 F फाई एम V। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें एन भी होता है फ्रेंड, लेकिन एन को हम कहाँ ले गए, ईएमएफ पर टन, तो एन को नीचे ले गए यहाँ, तो एन आपका हट गया। अगर हम बात करें फ्रेंड प्राइमरी और सेकेंडरी में ईएमएफ पर टर्न क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में जो ईएमएफ पर टर्न होते हैं वो बराबर होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड ग्राउंडिंग इज एडॉप्टेड फॉर वोल्टेज फ्लो। तो सॉलिड ग्राउंडिंग जो होती है वो 660 वोल्ट से यानी 660 वोल्ट से कम वोल्ट के लिए की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ। देखिए एम्पियर लॉ क्या कहता है आपका, एम्पियर लॉ ही इसमें पूछा गया है। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि अगर दो कंडक्टर हैं उनमें करंट फ्लो हो रही है तो उनमें जो बल लगेगा, उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो दोनों करंट के प्रोपोर्शनल होगा और उनकी दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फ्रेंड ये तो हो गई प्रोपोर्शनलिटी की बात। तो अगर हम वेक्टर की भी बात करें तो इसमें एक एल इसमें जुड़ जाएगा लेंथ का। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टाइम टेकन बाई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल इज 2 मिली सेकेंड। तो टी इक्वल टू दिया है आपको 2 मिली सेकेंड। तो आपको फ्रिक्वेंसी बतानी है, तो फ्रिक्वेंसी आपका हो जाएगा 1/t। तो 1/2 इंटू मिली सेकेंड यानी -3। तो -3 ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000/2। तो फ्रिक्वेंसी आपकी आ जाएगी 500 हर्ट्ज़। तो 500 हर्ट्ज़ सही आंसर है। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है। तो देखिए फ्रेंड, फोटोवोल्टाइक सेल जो होते हैं वो लाइट को वोल्टेज, लाइट पड़ने पर वोल्टेज जनरेट करते हैं। तो सही आंसर है फोटोवोल्टाइक सेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 है व्हाट इज द करंट थ्रू एन एलिमेंट इफ द चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट इज Q इक्वल टू, आपको देखिए चार्ज दिया हुआ Q इक्वल टू 10t कूलाम। तो आपको निकालनी करंट, तो I इक्वल टू होता है Q/T। तो Q आपको दिया हुआ है 10t/T, T से T कट जाएगा तो 10 एम्पियर। तो आ गया 10 एम्पियर सही आंसर है। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, I इक्वल टू आपको फार्मूला रखना है Q/T। तो देखिए बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, अगर ये आप याद रखेंगे तो काफ़ी न्यूमेरिकल आपके बन जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर लैप बाइंडिंग इज सुइटेबल फॉर। तो लैप बाइंडिंग जो होती है फ्रेंड, तो लैप बाइंडिंग की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इसमें होते हैं नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के इक्विवेलेंट होते हैं। तो जो लैप बाइंडिंग होती है वो हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए सुइटेबल होती है। हाई करंट लो वोल्टेज के लिए सुइटेबल होती है। अगर हम बात करें फ्रेंड वेव बाइंडिंग की, तो वेव बाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो होते हैं 2। तो वेव बाइंडिंग जो सुइटेबल होती है लो करंट, ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, लो करंट और हाई वोल्टेज। तो देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द विलो प्लांट हैज़ द हाईएस्ट ओवरऑल एफिशिएंसी। इनमें से किस प्लांट की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है, 70 से लेकर 80% तक होती है। अगर हम बात करें स्टीम पावर प्लांट की तो 25 से लेकर 30% तक ही एफिशिएंसी इसमें निकल पाती है। और डीजल प्लांट की तो कमी होती है, न्यूक्लियर की भी कम होती है। सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक की। तो देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब माफ कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अल्फा जो है आपका क्रोडिंग एंगल दिया हुआ है इन इलेक्ट्रिकल डिग्री फॉर द फंडामेंटल फ्लक्स वेव ऑफ अल्टरनेटर, इट्स पिच फैक्टर फॉर द nth हार्मोनिक्स। तो पिच फैक्टर आपको बताना। तो पिच फैक्टर जो फ्रेंड होता है Kp इक्वल टू होता है और nth हार्मोनिक्स, n हार्मोनिक्स के लिए होता है cos n अल्फा आपका क्रोडिंग एंगल डिवाइड बाई 2। तो पिच फैक्टर आपका इतना होता है। तो सही ऑप्शन से ये। अगर हम बात करें फ्रेंड आइडियल वैल्यू कितनी होती है पिच फैक्टर की, तो आइडियल वैल्यू जो होती है पिच फैक्टर की वो होती है 1। फ्रेंड एक और फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, KD जो होता है आपका, KD जो होता है वो साइन m बीटा बाई 2 और m साइन बीटा बाई 2। अगर n हार्मोनिक्स के लिए पूछा गया तो आप यहाँ पे n लगा दीजिए यहाँ पे। तो इसकी भी आइडियल वैल्यू 1 होती है। m होता है आपका स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट पर पोल पर फेज।
और बीटा जो होता है आपका 180 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल पिच, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग किरचॉफ करंट लॉ? केसीएल इक्वेशन आपको बतानी है एट नोड ए। तो नोड ए पे आपको केसीएल इक्वेशन बतानी है। कहाँ है नोड ए? तो फिर नोड ए आपका ये रहा, यहाँ आपको केसीएल इक्वेशन बतानी है। तो देखिए I1 आपकी आ रही है तो I1, I2 आपकी जा रही है तो माइनस I2, आने वाली करंट प्लस में, जाने वाली करंट माइनस में। देखिए I2 जा रही है, I3 भी आपकी क्या हो रही है फ्रेंड? I3 भी आपकी जा रही है। अगर हम बात करें नोड ये, यहाँ बीच में कोई रजिस्टर नहीं है तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो I3 आपकी जा रही है, तो जा रही है तो I3 आपकी आउटगोइंग करंट है, तो आपकी ये भी माइनस में ले लेंगे हम I3। या फिर फ्रेंड इसको इस प्रकार से हम कर लेते हैं कि आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो I1 देखिए इनकमिंग करंट है तो I1, और आउटगोइंग करंट कौन सी है? I2 आउटगोइंग है, I3 आउटगोइंग है। यहाँ पे फ्रेंड ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, तो I2 और प्लस I3, और R4 जो है आपकी वो भी इनकमिंग करंट है, तो प्लस R4। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम देख लेते हैं अपना ऑप्शंस। तो ऑप्शंस किस फॉर्म में आपका दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन से फ्रेंड देखिए I1 माइनस I2 I3, तो हमारा आया था I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3। तो ये हो जाएगा आपका I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन 3, केसीएल आपको लगाना था। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द सिंक्रोनस कैपेसिटर इज, तो फ्रेंड सिंक्रोनस कैपेसिटर जो होता है वो कुछ नहीं होता, ओवर एक्साइटेड, ये इसमें लिखा हुआ देखिए, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है जिसको विदाउट मैकेनिकल लोड, तो जिसको पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड सही आंसर है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट सोर्स इन द गिवन नेटवर्क, द करंट सोर्स इन द गिवन नेटवर्क सप्लाई 40 वाट। तो ये जो करंट सोर्स है इसमें ये 40 वाट सप्लाई करता है नेटवर्क को। वाट वैल्यू डू द मीटर रीड, तो हमें मीटर की रीडिंग बतानी है, अमीटर की और वोल्ट मीटर की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम सर्किट बना लेते हैं इसका। सर्किट जो इसका बनेगा ये प्लस माइनस, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ मीटर लगाया तो ये सीरीज में ही है, तो और ये अपना करंट सोर्स है। यहाँ पे हम एक अमीटर लिख लेते हैं सीरीज वाला, तो और ये हमारा एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, और इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो वोल्ट मीटर लगाया तो यहाँ तो करंट आपकी जाएगी नहीं, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड? हाई रहता है। अगर आइडियल की बात करें तो इन्फिनिटी रहता है। तो अगर हम बात करें वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो इन्फिनिटी, तो ये जो सर्किट है वो तो ओपन हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर है रीडिंग मेजर करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो करंट है वो आई इस डायरेक्शन में है, और हमारी जो करंट सोर्स लगा हुआ है वो इस डायरेक्शन में। तो जो अमीटर रीड करेगा वो यही करंट तो रीड करेगा। देखिए यही करंट तो फ्लो हो रही है पूरी सर्किट में, तो यही जो करंट फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में। तो अगर हम बात करें तो ये जो एमीटर रीड करेगा वो रीड करेगा -2 एम्पियर। क्यों रीड करेगा -2? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो -2 तो हमारी ये करंट आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए पावर ये इतना सप्लाई कर रहा है, पावर इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें अब बताना है। तो जब पावर पता है तो P बराबर क्या होता है? V × I। तो पावर हमारा कितना है? 40 वाट, तो 40 वाट, और V हमें कैलकुलेट करना है। I हमारे पास 2 एम्पियर आ गया, वो भी I हमारे पास 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो आपका V आ जाएगा 20 वोल्ट। तो V आ गया आपका 20 वोल्ट, सही आंसर है। तो फ्रेंड ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको लगते हैं, लेकिन होते बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। अगर आप सही से एनालिसिस करें इसे तो जितने भी क्वेश्चन इसमें इस टाइप के आए हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं उनका यूज होता है डीसी करंट और एसी करंट दोनों, और वोल्टेज दोनों के लिए, डीसी एंड एसी बोथ वोल्टेज एंड करंट के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन होता है वो I² के प्रोपोर्शनल होता है, I² के
प्रोपोर्शनल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोल पर्पस ऑफ ए कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर। तो कम्यूटेटर का जो पर्पस रहता है डीसी जनरेटर में क्या रहता है, वो रहता है कन्वर्ट इंड्यूस एसी इनटू डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर जो क्या करता है, डीसी जनरेटर एसी ही जनरेट करता है, लेकिन चूंकि डीसी है तो कम्यूटेटर उसे डीसी में कन्वर्ट करता है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 99। क्रीस्ट और एम्पलीट्यूड फैक्टर। क्रीस्ट फैक्टर फ्रेंड पूछा गया। क्रीस्ट फैक्टर देखिए, क्रीस्ट फैक्टर जो होता है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू, तो क्रीस्ट फैक्टर जो होता है आपका मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। देखिए फ्रेंड पावर फैक्टर भी पूछ लेता है, उसके बाद तो मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। देखिए मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टीम पावर स्टेशन हैज ए ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 20%। तो नीट आपको दिया हो 20% यानी कि 0.2 एंड 0.5 kg ऑफ कोल इज बर्न्ड पर किलोवाट आवर। तो इतना 0.5 kg कोल आपका पर किलोवाट आवर के लिए खर्च होता है या जलाया जाता है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड। कैलकुलेट द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो क्लोरोफिक वैल्यू आपको फ्यूल की बतानी है, जबकि हीट इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, इफिशिएंसी इक्वल टू होती है थर्मल पावर प्लांट की हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट, हीट इक्विवेलेंट ऑफ हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट अपॉन हीट ऑफ द कंबशन कोल। हीट ऑफ द कंबशन कोल। तो ये तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है फ्रेंड। कितना आपने कोल जलाया वो हो गया आपका इनपुट, और आउटपुट कितना आपको आउटपुट मिला। तो देखिए एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट मतलब कितना आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला और कितना आपने कोल जलाया। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि अपना हम निकाल लेते हैं 0.5 kg कोल हम बर्न कर रहे हैं पर किलोवाट के लिए। तो पर किलोवाट के लिए 0.5 kg हम बर्न कर रहे हैं। तो 1 kg कोल के लिए हम बर्न करेंगे कोल को, तो हम निकाल लेते हैं फ्रेंड, इसमें निकाल लेते हैं किलोवाट आवर पर केजी निकाल लेते हैं। तो किलोवाट पर केजी अगर हम निकालें कि इतने किलोवाट के लिए, पर किलोवाट के लिए हम कितना कोल जनरेट कर रहे हैं, तो 1/0.5, तो ये हो गया 12/5 यानी कि 2। तो हमारा आ गया 2। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आया वो आ गया आपका 2, यानी कि हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपने निकाल लिया 2 है। देखिए फ्रेंड हमारा पर किलोवाट जनरेट हो रहा था, पर किलोवाट जो जनरेट हो रहा था वो 0.5 kg में जनरेट हो रहा था। तो हमने क्या कर लिया, हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकाल लिया। तो हीट इक्विवेलेंट निकाल लिया यानी कि हमने पर किलोवाट का 0.5 से डिवाइड किया तो हमारा 2 आ गया। तो अब एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे 0.2 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा होगा 2 अपॉन इनपुट में हमारा ये कंबशन कोल, हीट इक्विवेलेंट ऑफ द कंबशन कोल। तो ये हो जाएगा आपका हीट इक्विवेलेंट, आपका हो जाएगा 2/0.2, तो ये कट जाएगा 20, ये आ जाएगा 10। तो देखिए हमारा आ गया 10, तो 10 आ गया यानी कि आपका $10 किलोवाट
आवर पर केजी। तो अगर हम इसमें देखिए हमारा आ गया 10, क्लोरोफिक वैल्यू जो आई है 10। तो अगर हम इसमें देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 860 दिया हुआ है, तो अगर 10 का मल्टीप्लाई करें 10 इंटू 860 तो हमारा आ जाएगा 8600। तो देखिए फ्रेंड 8600 किलो कैलोरी पर केजी। तो फ्रेंड देखिए एक बार और हम इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीटा इक्वल टू होता है आपका हीट इलेक्ट्रिकल आउटपुट अपॉन कंबजन वैल्यू ऑफ द कोल। तो ये दो मतलब यानी कि क्लोरोफिक वैल्यू आप उसको मान सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट यहाँ निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 अपॉन देखिए पर किलोवाट है ना, तो पर किलोवाट यानी 1 अपॉन 0.5 कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2 किलोवाट पर केजी आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया 2 किलोवाट पर केजी। आपकी इफिशिएंसी 0.2 अपॉन ये हो जाएगा 2 किलोवाट पर केजी, और यहाँ पे ये क्लोरोफिक वैल्यू वाला जो है यानी कि हीट ऑफ द कंबजन कोल। तो ये क्लोरोफिक वैल्यू आपका आ जाएगा 2 अपॉन 0.2। तो ये 0 यहाँ से गया, तो ये आ गया आपका 10। तो 10 आ गया आपका किलोवाट पर केजी। तो 10 किलोवाट पर केजी आपका आ गया, और आपको दिया 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 860। तो 10 इंटू 860 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो फ्रेंड ये था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर इज 20 एम्पियर एंड 220 वोल्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर निकालनी, पी मैक्स इक्वल टू आपको निकालना है, तो 20 इंटू 220 आप कर दीजिए, तो 4400। तो यानी कि माफ़ कीजिए ये 4.4 किलोवाट सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन दिस मेथड ऑफ ब्रेकिंग पूछा गया विच मोटर आर्मेचर रिमेन कनेक्टेड टू द सप्लाई एंड ड्रॉ पावर फ्रॉम इट प्रोड्यूस टॉर्क अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रेंड प्लगिंग जो होता है उसमें हम एक अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लगिंग इसका सही आंसर। अपोजिट टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम मेनली जो कनेक्शन रहते हैं हमारे उसको अपोजिट कर देते हैं। तो कनेक्शन को हम अपोजिट कर देते हैं। तो फ्रेंड प्लगिंग सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द अप्रोप्रिएट आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो इसमें आउटपुट वेवफॉर्म आपको बताना है इस सर्किट के लिए। तो ये हाँ मान लीजिए ये आपका आउटपुट है। तो देखिए फ्रेंड, तो ये कुछ वोल्ट का आपका बैटरी है, मान लीजिए ये है आपका वेवफॉर्म हम बनाते हैं। यहाँ है आपका V, ये वाला वोल्टेज V। तो जब तक आपकी देखिए इनपुट जैसे जैसे ये है आपकी इनपुट वोल्टेज, तो जब तक आपकी इनपुट बड़ी इनपुट आपकी बढ़ना स्टार्ट हुई, जब तक V तक नहीं पहुँचेगी। जैसे ही देखिए V जब तक V से कम है, यहाँ मान लीजिए V यहाँ का वोल्टेज इससे कम है, तो ये क्या होगा, रिवर्स वाइज में होगा। अच्छा रिवर्स वाइज में होगा तो ये वाला सर्किट ऑफ हो जाएगा, मतलब ये कट हो जाएगा। तो सारी की सारी इनपुट यहाँ से आएगी और आउटपुट पे पहुँच जाएगी। तो देखिए हमें जैसी इनपुट है उसी तरह से हमें यहाँ आउटपुट मिल रही है। अच्छा जैसे ही हमारी इनपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जो है यहाँ V से ज़्यादा होगी, जैसे ही हमारी इनपुट वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो एनोड का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, कैथोड का कम हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा। तो जो आउटपुट हमारी यहाँ से जा रही थी आउटपुट में, वो आउटपुट पर ना जाके डायोड से कनेक्ट होते हुए वापस आ जाएगी। तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, आउटपुट क्लिप हो जाएगी। अगेन जैसे ही हमारी इनपुट वोल्टेज, अब देखिए इतने साइकिल के लिए हमें आउटपुट नहीं मिली, अब क्या हुआ, हमारी कम होने लगी इनपुट। तो हमारी फिर से वैल्यू यहाँ की कम हो गई एनोड की, और कैथोड की ज़्यादा हो गई। तो फिर से क्या हुआ हमारा कि डायोड रिवर्स वाइज में चला गया। तो सर्किट हो गया कट। तो इनपुट पूरी आउटपुट में मिलने लगी। तो इनपुट पूरी मिलने लगी। और नेगेटिव साइकिल में क्या होगा फ्रेंड, नेगेटिव साइकिल में तो इनपुट नेगेटिव होगी, यानी कि इस प्लस जो इसके कैथोड पे जो वोल्टेज है उससे कम होगी। तो डायोड हमेशा क्या होगा, रिवर्स वाइज होगा। तो पूरी की पूरी इनपुट आउटपुट पर मिलेगी। तो वेवफॉर्म कुछ उसके इस प्रकार बनेंगे। तो देखते हैं क्या सही आंसर है।
तो देखिए फ्रेंड, सही आंसर है ये। वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार से मिल रही है आपको, ये आपकी वेवफॉर्म क्लिप हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की आपकी वैल्यू बतानी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी, देखिए रेजिस्टेंस से अक्रॉस आपको वोल्टेज दिया हुआ है, पूरे सर्किट में एक करंट मेजरमेंट के लिए मीटर लगा हुआ है, उसमें आपका करंट 0.5 मीटर कर रहा है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी आपको, यानी कि 5/0.5, तो ये हो जाएगा 10 ओम। सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ पावर डिमांड कैन बी मेड। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ पावर डिमांड हम लोड सर्वे मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड, इकोनॉमिक पैरामीटर, सभी सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, अर्थिंग इज नेसेसरी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। अर्थिंग जो होती है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट से बचने के लिए की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नेवर एडवाइजेबल टू कनेक्ट ए स्टेशनरी अल्टरनेटर टू लाइव बस बार बिकॉज। देखिए अगर लाइव बस बार से हम अल्टरनेटर को जोड़ दें, स्टेशनरी अल्टरनेटर को, तो ये हमेशा रहता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका, इट विल गेट शॉर्ट सर्किट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम सप्लाई टर्मिनल टू एनी पॉइंट ऑन द इंस्टॉलेशन फॉर पावर लोड वायरिंग। तो पावर लोड वायरिंग के लिए मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो है 5% ऑफ डिक्लेयर्ड 5% ऑफ द डिक्लेयर्ड सप्लाई वोल्टेज। तो सही आंसर है 5% ऑफ द डिक्लेयर्ड सप्लाई वोल्टेज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज इन द ऑपरेशन ऑफ वोल्टमीटर्स ओनली। इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो वोल्टमीटर के लिए जो ओनली यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट एसी एंड डीसी दोनों में ही यूज कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन आई ए एंड आई एम फॉर द नेटवर्क। तो आई ए और आई एम में आपको रिलेशन बताना। तो फ्रेंड आई ए और आई एम कहाँ पे है देख लेते हैं एक बार। तो आई ए रहा आपका ये और आई एम रहा आपका ये, और यहाँ भी आई है। तो आई ए और आई एम में रिलेशन बताना। तो फ्रेंड कुछ मत करिए, आप इस नोड पे केसीएल अप्लाई कर दीजिए, इस नोड पर केसीएल अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इनकमिंग करंट सारी की सारी इनकमिंग है, तो आई ए +3 आई ए और प्लस आई एम इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें आई ए और 3 आई ए, तो ये हो जाएगा 4 आई ए प्लस आई एम इक्वल टू 0। तो आई एम इक्वल टू हो जाएगा -4 आई ए। तो सही आंसर है ऑप्शन 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जनरेटिंग स्टेशन हैज कनेक्टेड टू 40 मेगावाट। तो एक कनेक्टेड लोड आपको दिया हुआ है 40 मेगावाट और उसके बाद मैक्सिमम डिमांड आपको दी हुई है 20 मेगावाट की। तो कनेक्टेड लोड आपका 40 मेगावाट, मैक्सिमम डिमांड 20 मेगावाट। तो आपको पूछा गया है कैलकुलेट द डिमांड फैक्टर। तो फ्रेंड जो डिमांड फैक्टर होता है वो आपका होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो फ्रेंड मैक्सिमम डिमांड जो है आपकी वो है 20, कनेक्टेड लोड जो है आपका 40। तो ये आ जाएगा आपका 0.5। तो डिमांड फैक्टर आ जाएगा 0.5। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये हो जाएगा 50%, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.5 आपका वैल्यू में। अगर आप परसेंटेज की बात करें, देखिए 0.5 परसेंटेज में नहीं होगा, 0.5 वैल्यू में होगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए सिलिकॉन डायोड हैज ए फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 1.2 फॉर फॉरवर्ड डीसी करंट 100 माइक्रोएम्पियर, इट हैज ए रिवर्स करंट ऑफ 1 माइक्रोएम्पियर फॉर ए रिवर्स वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, कैलकुलेट द एसी रेजिस्टेंस एट ए फॉरवर्ड डीसी करंट ऑफ 0.2 मिली एम्पियर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ 200 किलोवाट एट 40% लोड फैक्टर। तो दो मैक्सिमम डिमांड जो दी हुई है आपको 200 किलोवाट दी हुई है। उसके बाद यूनिट कंज्यूम्ड पर ईयर, तो यूनिट कंज्यूम पर ईयर दिया हुआ है 700.8 किलो यूनिट। तो किलो यूनिट को हम बदल लेंगे यूनिट में। तो इफ़ द टैरिफ इज 100 पर किलोवाट और मैक्सिमम डिमांड, तो टैरिफ आपका दिया हुआ है 100 रुपीज़ पर किलोवाट और मैक्सिमम डिमांड प्लस 10 पैसा पर किलोवाट आवर। तो देखिए फ्रेंड, दो टैरिफ दिए हुए हैं आपको अलग अलग, एक मैक्सिमम डिमांड पे, एक उसके बाद 10 पैसा पर किलोवाट आवर। तो कैलकुलेट द एनुअल चार्ज, एनुअल चार्ज आपको बताना है। तो फ्रेंड सीधा सीधा ये आपको दो टैरिफ दिए हुए हैं, तो ये है आपका 2 पोर्ट टैरिफ। 2 पोर्ट टैरिफ में एक होता है आपका मैक्सिमम डिमांड पर चार्ज यानी कि ए, और उसका चार्ज बी, है ना। उसके बाद आपका होता है एक्स्ट्रा डिमांड, जो मतलब जो आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, सी, और उस पर जो चार्ज होता है वो डी, यानी कि ये बी जो है वो रेट है और ये भी रेट है। बी जो रेट है वो आपका मैक्सिमम डिमांड पर है और डी जो रेट है वो आपका सी पर है। तो देखिए सेम कंडीशन इसमें बन रही है। तो मैक्सिमम डिमांड आपको दी हुई 200 किलोवाट, तो 200 किलोवाट है आपका 200 किलोवाट, और इंटू 200 किलोवाट पे आपका मैक्सिमम डिमांड पे आपका कितना दिया है टैरिफ 100 रुपये, तो 100 कर देंगे। तो एक चार्ज जो आपका जो आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा कि आपका 20,000 यहाँ से आ गया। जो पहला जो आया आपका 20,000 रुपये यहाँ से आ गया। अच्छा, दूसरा जो है एनुअल चार्ज आपका जो कट रहा है, उसके बाद एनुअल एनर्जी कंज्यूम्ड आपका कितना है 7 इतना, तो 7.8 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा, इस पे जो चार्ज आपका कटेगा वो 10 पैसा यानी कि 0.1, तो 0.1, ठीक है 0.1 होगा। तो ये आपका आ जाएगा करीब 1 2 3, ये एक जीरो से 1 0, यहाँ ये देखिए एक, अरे माफ़ कीजिए फ्रेंड ये क्या हो गया। तो ये आ गया था फ्रेंड हमारा कितना 7.8, देखिए मैक्स ये जो एनर्जी यूनिट कंज्यूम है इंटू 10 की पावर 3, और इस पे जो है आपका 10 पैसा है, तो यानी कि 0.1, तो 1.2 ये हट जाएंगे और 1 0 बढ़ जाएगा, तो 70080, तो ये आपके पास आ गया इतने रुपए, ठीक है फ्रेंड। और जो पहला जो कंडीशन था वो 200 किलोवाट, इसका टैरिफ जो था अपना 100 था, तो इतना करने पे आपका आया था 20,000। तो पहली जो कंडीशन आई थी वो ये, और दूसरी जो आई थी वो ये, तो और 2 पोर्ट ये टैरिफ है। अब दोनों टैरिफ को हम जोड़ देंगे, दोनों टैरिफ को अगर हम जोड़ देंगे, ये 20,000 है, माफ़ कीजिए, तो 70080 और 20,000, तो ये हो जाएगा 08009। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल रेट आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मैग्नेटिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू करंट एंड रेजिस्टेंस इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस और करंट के सिमिलर क्या होता है, तो करंट के सिमिलर होता है फ्लक्स और रेजिस्टेंस के सिमिलर होता है रिलक्टेंस। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ ए अर्थवायर इज डिटरमाइंड बाई, तो अर्थवायर का साइज आपका डिटरमाइंड होता है एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ एन अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग विथ ए यूनिटी पावर फैक्टर, अगर कोई अल्टरनेटर आपका यूनिटी पावर फैक्टर से ऑपरेट कर रहा है, देन द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, तो आर्मेचर रिएक्शन का आपको इफेक्ट बताना है मेन फील्ड फ्लक्स पे। तो फ्रेंड आपको हम बता दें, अल्टरनेटर में क्या होता है, अल्टरनेटर में जो यूनिटी पावर फैक्टर जब होता है तो आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या फिर आपका डिस्टॉर्शनल।
तो सही आंसर आपका डिस्टॉर्शनल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज पावर टू मैक्सिमम डिमांड। रेशियो क्या होता है? एवरेज पावर और मैक्सिमम डिमांड का रेशियो लोड फैक्टर। तो फ्रेंड लोड फैक्टर जो होता है वो आपका एवरेज टू मैक्सिमम होता है। ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 118। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ना है। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है सबसे पहला आपका काम होता है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना और वो भी अच्छे तरीके से। हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है और क्या पूछ रहा है। तो मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही एक मेथड होता है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन आपको ये समझिए। तो फ्रेंड क्वेश्चन दिया हुआ एक डिलेड फुल वेव रेक्टिफायर। एक डिलेड फुल वेव रेक्टिफायर है। साइनोसॉइडल करंट हैज़ एन एवरेज वैल्यू। तो आपकी जो साइनोसॉइडल की जो करंट है उसकी एवरेज वैल्यू जो है इक्वल टू द हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जो एवरेज वैल्यू है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू की आधी के बराबर है। तो फाइंड द डिले एंगल। तो फ्रेंड पहले तो देखिए आपको एवरेज वैल्यू इसने बोल दिया है। तो एवरेज वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एवरेज वैल्यू जो होती है आपकी फुल वेव डिलेड रेक्टिफायर की, तो डिलेड रेक्टिफायर की जो एवरेज वैल्यू होती है वी आउटपुट इक्वल टू होती है, यानी आई आउटपुट इक्वल टू होती है आई एम अपॉन पाई और 1 प्लस कॉस एल्फ़ा। ये होती है इसकी, आपने पढ़ाई होगा, फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू। और अगर हम बात करें फ्रेंड हाफ वेव की क्या होती है वो हम आपको बता देंगे बाद में। अच्छा बता देते हैं, हाफ वेव की जो होती है वो होती है आई एम बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस एल्फ़ा। और अगर फुल वेव की हम बात करें, फुल वेव की होती है आई एम बाई पाई 1 प्लस कॉस एल्फ़ा। तो यानी कि यहाँ से 2 हट जाएगा और यहाँ चला जाएगा। और अगर हम बात करें फुल्ली कंट्रोल की, तो फुल्ली कंट्रोल में 2 आई एम बाई पाई और 1 प्लस कॉस एल्फ़ा। आगे देखिए पहले यहाँ 2 था, फिर यहाँ से 2 हटा, फिर यहाँ से 2 हटा तो अगला है यहाँ लग गया। तो इसको याद करने का तरीका ये है। तो फ्रेंड फ़िलहाल तो हम दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी जो एवरेज वैल्यू है वो आई एवरेज इक्वल टू है आपका आई एम बाई पाई 1 प्लस कॉस एल्फ़ा। अगर वी आउटपुट की अगर हम बात करें तो वी आउटपुट भी यही होता है वी एम बाई पाई 1 प्लस कॉस एल्फ़ा। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गई आपकी एवरेज वैल्यू। उसके बाद पूछा, देखिए ये है आपका ये जो है आपका वो है इसकी आउटपुट वेवफॉर्म। तो ये कह रहा है द साइनोसॉइडल करंट है एवरेज वैल्यू। जो उसकी एवरेज वैल्यू है यानी कि ये जो हमने फार्मूला निकाला ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू की आधी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की आधी, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है फ्रेंड? आई एम है। तो ये जो वैल्यू है वो आई एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू का आधा क्या होगा? आई एम बाई 2 इसके बराबर है। तो इसके अगर हम बराबर रख दें आई एम बाई पाई 1 प्लस कॉस एल्फ़ा, तो देखिए आई एम से कट गया आई एम, तो ये हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाई बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एल्फ़ा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। तो एल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स पाई बाई 2 माइनस 1। तो देखिए आपका आ गया डिले एंगल आ गया फ्रेंड कॉस इनवर्स पाई बाई 2 माइनस 1। तो फ्रेंड कोई भी क्वेश्चन दिया है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। फ्रेंड ये था इसका न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वोल्टेज दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट निकालनी है। तो करंट निकालनी है तो डिटरमाइन द लोड करंट। तो 220/40 कर दीजिए, 5.5 आपका वैसे ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, टेक्निकल सेक्शन का लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 120। कैलकुलेट
द रीडिंग व्हाट विल बी द गिवन बाई हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा AC मेजर करता है। इफ़ इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए जनरेटर हुज वेव फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो आपको क्या बताना है कि हॉट वायर मीटर की जो रीडिंग बतानी है जिसकी वेव फॉर्म आपकी ये है, तो वेव फॉर्म अगर ये है तो इसकी रीडिंग जो होगी वो होगी 400। इसकी RMS वैल्यू बताता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट √2 का होल स्क्वायर प्लस 300 √2 का होल स्क्वायर पूरे का और अपॉन ये, तो ये हो जाएगा आपका 1/, देखिए √2 कॉमन आ जाएगा, √2 ये हो जाएगा √2, तो ये अगर ये √2 है तो ये हो जाएगा 1600/2 प्लस 900/2 और पूरे का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका 2500/2। तो 2500 अगर हम बाहर लेंगे तो 500 नहीं, माफ़ कीजिए, ये 16,000 होगा। ये इतना होगा और ये भी आपके 4 जीरो होंगे, तो ये आपके होंगे 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड, तो 16 9 25 और बाद में 4 जीरो, तो अपन √2, तो ये आपका हो जाएगा 500/√2। तो सही आंसर है 500/√2। तो फ्रेंड ये था हमारा सेशन। तो हमने PGCIL का एक पेपर कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 120 क्वेश्चन, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड आज हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। सभी पार्ट का डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड अभी हम PGCIL के बाकी बचे हुए पेपर भी पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।